इस वीडियो में हम परिपथों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, इससे संबंधित शब्दावली के बारे में बात करने वाले हैं। पहले के वीडियोस में हम घटकों और अवयवों के बारे में बात कर चुके हैं, जिनका उपयोग करके हम परिपथों का निर्माण करते थे। उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पर यह प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टर है, यह संधारित्र यानी कि कैपेसिटर है, और यह यहाँ पर प्रेरक यानी कि इंडक्टर है। तो ये हमारे परिपथ घटक होते हैं और इन्हें हम अवयव भी कह सकते हैं। और इनके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ पर कुछ स्रोत भी आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए यह तो हमारा वोल्टा स्रोत है और यह हमारा धारा स्रोत है। तो इन सभी को हम एक परिपथ के लिए घटक या अवयव कहते हैं। तो अब हम इन सभी चीजों को परिपथों में व्यवस्थित करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ और शब्दों के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पर कुछ परिपथ के घटक हैं जो एक टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें आपस में जोड़ते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हम इस भाग और इस भाग को एक आदर्श तार से कुछ इस तरीके से जोड़ रहे हैं। एक आदर्श तार का प्रतिरोध 0 होता है और यह हर जगह से एकदम सही होता है। तो अब देखिए, इन दोनों घटकों के मध्य यहाँ एक संधि यानी कि जंक्शन बन जाता है और इसे हम नोड कहते हैं। तो नोड यहाँ पर संधि के लिए ही एक शब्द है। इन दोनों का मतलब समान ही होता है। अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों घटकों को भी जोड़ देता हूँ तो तब भी मेरे पास एक ही नोड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक ही संधि है। हर जगह यहाँ पर वोल्टा समान ही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि नोड क्या होता है। अब चलिए इस परिपथ पर चलते हैं और यहाँ पर नोड पहचानते हैं। तो यह परिपथ थोड़ा सामान्य सा दिखने वाला परिपथ है। तो यहाँ पर देखिए, एक संधि तो यहाँ पर है इस प्रतिरोधक और इस वोल्टा स्रोत के मध्य। तो यह तो हमारा पहला नोड हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि प्रतिरोधक आदर्श तारों से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी मिलाकर यहाँ पर एक नोड आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि यह हमारा दूसरा नोड है। अब यहाँ नीचे भी मैं कुछ इसी तरह की चीज देख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक आदर्श तार इन प्रतिरोधकों और स्रोत को आपस में जोड़ रहा है। इसे मैं इस तरह से रंग से दर्शा सकता हूं। तो यह हमारा तीसरा नोड आ जाएगा। तो इस परिपथ में कुल मिलाकर 3 नोड हैं और गौर कीजिए कि इन नोड को आपस में कौन जोड़ रही है। तो वह चीज जो नोड को आपस में जोड़ती है उसे हम शाखा यानी कि ब्रांच कहते हैं, और एक शाखा एक अवयव के समान ही चीज होती है। तो अब हम शाखाओं या अवयवों की गिनती करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह वोल्टा स्रोत इस तीसरे नोड और पहले नोड को जोड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह वोल्टा स्रोत हमारा पहला अवयव है। अब यह प्रतिरोधक पहले नोड और दूसरे नोड को आपस में जोड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं यह हमारी दूसरी शाखा है। यह प्रतिरोधक दूसरे नोड और तीसरे नोड को आपस में जोड़ रहा है, तो यह हमारी तीसरी शाखा है। और यह प्रतिरोधक जिसके पास एक अलग धारा है, यह भी 2 नोड को आपस में जोड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि यह हमारी चौथी शाखा है। तो इसका मतलब है कि इस परिपथ में 1, 2, 3, 4 यानी कुल मिलाकर 4 अवयव हैं। और इसका मतलब यह भी है कि इस परिपथ में कुल मिलाकर 4 शाखाएं हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको शाखा और नोड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इस तस्वीर को थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं, ताकि हम यही प्रक्रिया इस मजेदार से परिपथ पर दोहरा पाएं। तो हम वापस से वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इस परिपथ के लिए नोड की गिनती करेंगे कि कुल मिलाकर कितने नोड हैं। तो सबसे पहले इस प्रतिरोधक और इस वोल्टा स्रोत के मध्य यहाँ पर यह एक संधि है, तो यह हमारा पहला नोड होगा। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये तीनों प्रतिरोधक एकदम आदर्श तार से जुड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा दूसरा नोड होगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, ये तीनों प्रतिरोधक एक आदर्श तार से जुड़े हुए हैं, तो यह तीसरा नोड आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों प्रतिरोधकों के मध्य हमारे पास एक संधि है, तो यह हमारा चौथा नोड आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी एक नोड है जो इन 4 अवयवों को आपस में जोड़ रहा है। तो देखिए, यह वैसे तो इसे हम वितरित नोड यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड नोड कहते हैं, क्योंकि यह ऐसे इस पृष्ठ पर फैला हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी गिनती हम एक नोड के रूप में ही करेंगे। तो यह हमारा 5वां नोड है। तो इस परिपथ में कुल मिलाकर 5 नोड हैं। और अब अगर हम इस परिपथ के लिए अवयवों की गिनती करना चाहें, जिससे हमें यह पता लगेगा कि यहाँ पर कुल मिलाकर कितनी शाखाएं हैं, तो देखिए
यह तो इस परिपथ का पहला अवयव है, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा, यह छठा और यह सातवां। यानी इस परिपथ में कुल मिलाकर 7 अवयव हैं। तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक तो है अवयव और एक है नोड। अब चलिए हम एक नए परिपथ पर चलते हैं और अब हम पाश यानी कि मैश का विचार समझने वाले हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर लूप, इसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो देखिए, यह जो पाश का विचार है यह हमारी खिड़कियों पर लगी स्क्रीन से आता है। यानी खिड़कियों पर हम जो स्क्रीन लगाते हैं जिससे कीड़े अंदर ना आ सकें, उसी से यह शब्द आता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्क्रीन बनाना चाहूँ तो देखिए स्क्रीन कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो यहाँ पर काफी सारे क्रॉसिंग तार हैं, यानी एक दूसरे को क्रॉस करने वाले तार हैं, और इनके मध्य यह जो थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है इसे ही हम पाश कहते हैं। तो यहीं से यह शब्द पाश आता है। तो अब हम हमारे परिपथ के लिए पाश ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर शाखाएं देखते हैं। तो देखिए, पाश एक तरीके का लूप होता है जो कि रिक्त स्थान को घेर लेता है। तो इस परिपथ के लिए हमारे पास 3 पाश आ गए हैं, और एक पाश बनाने के लिए हम नोड से शुरुआत करते हैं और इन अवयवों से होते हुए तब तक चलते जाते हैं जब तक कि जहां से हमने शुरू किया था वहां पर न पहुंच जाएं। तो कुछ इसी तरह हमने यहाँ पर ये तीनों पाश बनाए हैं, और ये पाश यहाँ पर इस परिपथ की खुली खिड़कियों को घेर लेते हैं। तो इस परिपथ के लिए हमारे पास 3 पाश हैं, और एक पाश एक तरीके का लूप होता है, लेकिन हमारे पास कई दूसरे तरीके के लूप भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि वे दूसरे लूप इस परिपथ की खुली खिड़कियों या इस परिपथ के खुले स्थान को घेरें। जैसे कि यदि हम इस परिपथ के लिए उन अन्य लूपों को पहचानना चाहें तो देखिए, यहाँ से अगर हम इस नोड से शुरुआत करते हैं तो यह कुछ ऐसे हम एक लूप बना सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर दूसरे लूप बनाना चाहें तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और इन अवयवों से होते हुए जाते हैं तो हमें यह एक दूसरा लूप मिल जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक और लूप दिख जाएगा। अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और ऐसे घूम फिर कर आते हैं तो हमें यह तीसरा लूप यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस परिपथ के लिए देखिए हमें कितने लूप मिले हैं। ध्यान देंगे तो 3 लूप तो यहाँ पर ये हैं और 3 हमें पाश मिले हैं। यानी इस परिपथ के लिए हमें कुल मिलाकर 3 + 3 यानी कि 6 लूप मिलने वाले हैं। एक परिपथ में बहुत सारे लूप होते हैं और आमतौर पर हम इन लूप के बारे में बात नहीं करते हैं। ज्यादा बढ़िया और ज्यादा सही यह रहता है कि हम यह बात करें कि परिपथ में कुल मिलाकर कितने पाश हैं। तो इस वीडियो का हमारा काम हो चुका है। हमने इस वीडियो में पाश और लूप के बारे में बात की है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर घटकों और अवयवों के बारे में भी बात की है। साथ ही साथ हम यहाँ पर नोड और शाखाओं के विचार से भी परिचित हो चुके हैं। तो जब हम परिपथ के बारे में बात कर रहे होंगे तो यह हमारी नई शब्दावली होने वाली है।